आज जिस तरह से पूरा देश निर्भया के लिए इंसाफ मांग रहा है और जिस तरह से 2012 में निर्भया कांड के वक्त दिल्ली समेत पूरे भारत में गुस्सा फूटा था, उसी तरह आज से तकरीबन 45 साल पहले भी ऐसी ही एक घटना हुई थी और उस वक्त पूरे हिंदुस्तान ने पहली बार इस तरीके की कोई विभत्स, क्रूर और दिल को कचोटने वाली घटना सुनी थी। उस घटना को भी हमारे देश की राजधानी दिल्ली में ही अंजाम दिया गया था और उस घटना को लेकर लोगों में इतना गुस्सा था कि उसको देखते हुए उस वक्त के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को खुद इस केस में दखल देना पड़ा था। और शायद भारत में बहुत ही कम ऐसे केस हुए हैं जिसमें इतनी जल्दी फैसला आया, और न सिर्फ फैसला आया बल्कि फांसी भी दे दी गई हो केवल 4 साल के अंदर। हालांकि ये 4 साल भी बहुत लंबा समय होता है, पर आजकल के केस को देखते हुए ये समय कम लगता है। जैसा कि निर्भया केस को ही ले लीजिए, आज 7 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है, पर इसके दोषी आज भी जिंदा है। तो महज 4 साल के अंदर लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने अपना फैसला सुना दिया था। और शायद इसकी वजह थी लोगों का गुस्सा, जिसकी वजह से उस समय की सरकार और हमारी न्यायिक व्यवस्था के ऊपर प्रेशर आया और उन्होंने इसके ऊपर जल्द से जल्द काम किया। मैं बात कर रहा हूँ रंगा बिल्ला की, जिसका नाम सुनते ही उस वक्त और आज भी जो इसके बारे में सुनता है उसकी रूह तक कांप जाती है। तो चलिए अब मैं सीधे कहानी पे आता हूँ। आज की कहानी थोड़ी लंबी हो सकती है, तो इसे बड़ी ही तसल्ली से पूरा सुनिएगा। मुझे उम्मीद है कि कहानी सुनने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका समय बर्बाद हो गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। 26 अगस्त 1978 को दिल्ली के मजलिस पार्क इलाके से 2 लोग निकलते हैं। उसके बाद ये दोनों एक जगह से एक कार चोरी करते हैं। उस कार में कुछ कमी थी तो उन्हें मज़ा नहीं आता, तो उस कार को बीच रास्ते में कहीं छोड़ देते हैं और एक और कार उठाते हैं। और थोड़ी देर चलाने के बाद उस कार में कुछ खराबी आ जाती है तो वो उसे भी छोड़ देते हैं। फिर वो लोग अशोक होटल के सामने से एक तीसरी कार और उठाते हैं और ऐसा करते करते शाम हो जाती है। इधर गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा, दोनों भाई बहन, शनिवार 26 अगस्त 1978 की शाम को लगभग 6 बजे धौला कुआं ऑफिसर मैस कंटेनमेंट एरिया के अपने घर से निकलते हैं। उन लोगों को वहां से संसद मार्ग स्थित ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी के स्टूडियो में पहुंचना था। गीता चोपड़ा की उम्र 16.5 साल थी और वो जीसस एंड मैरी कॉलेज की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। और संजय की उम्र 14 साल थी और वो मॉडर्न स्कूल जो कि बाराखंबा रोड पे है उसमें 10वीं क्लास का स्टूडेंट था। इन दोनों के पिता कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा इंडियन नेवी में ऑफिसर थे। गीता चोपड़ा जो थी वो गाने की शौकीन थी और उसी के लिए उसे उस दिन ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो में 7 बजे तक पहुंचना था और 8 बजे उसे युवाणी के इन द ग्रुप प्रोग्राम में भाग लेना था। तो गीता अपने भाई संजय के साथ वहीं पास के किसी जानने वाले से लिफ्ट लेकर गोल्ड डाक खाना पहुंचती है और वहां से उन्हें संसद मार्ग स्थित आकाशवाणी के स्टूडियो पहुंचना था। और गोल्ड डाक खाने से आकाशवाणी का स्टूडियो ज़्यादा दूरी पे नहीं है। उसके बाद संजय और गीता शनिवार 26 अगस्त 1978 की शाम 6:30 बजे गोल्ड डाक खाने से किसी बस या किसी गाड़ी का इंतजार करने लगते हैं ताकि उसमें लिफ्ट लेकर वहां पहुंच सके। और उस दिन शाम से ही हल्की हल्की बारिश हो रही थी। उसके बाद शाम 6:30 बजे के आसपास उस हल्की हल्की बारिश में दोनों को सामने से आती एक मस्टर्ड कलर की फिएट कार दिखाई देती है और दोनों उस कार में लिफ्ट मांगने के लिए हाथ देते हैं। उसके बाद वो कार वहां रुकती है और दोनों उसमें बैठ जाते हैं और वो कार वहां से चल देती है। तो जिस कार में लिफ्ट मांगकर ये दोनों बैठे थे ये वही कार थी जिसे उन 2 चोरों ने अशोक होटल के सामने से चुराई थी। और जिन 2 लोगों ने इस कार को चुराया था वो कोई और नहीं बल्कि रंगा और बिल्ला थे। रंगा आगे गाड़ी चला रहा था और बिल्ला पीछे बैठा था। रंगा जो था वो पहले मुंबई में ट्रक चलाया करता था, फिर बाद में वो टैक्सी चलाने का काम करने लगा। और जो बिल्ला था वो छोटा मोटा क्रिमिनल था और मुंबई में किडनैपिंग और फिरौती जैसे क्राइम किया करता था। रंगा गाड़ी चुराने में बहुत माहिर था और बिल्ला उनके नंबर प्लेट बदलने में। ये दोनों मजलिस पार्क इलाके में किराए के घर में रहते थे। रंगा बिल्ला का उस दिन ये प्लान था कि किसी कपल को उठाना है, उसके बाद उसको उसी के घर ले जाकर लूटना है, जिसके लिए दोनों 26 अगस्त 1978 को 2 गाड़ी उठाते हैं, पर उनमें कुछ खराबी आ जाती है। फिर अशोक होटल के सामने से एक मस्टर्ड कलर की फिएट कार को चुराते हैं और इत्तेफाक से गोल्ड डाक खाने पे इन्हें गीता और संजय मिल जाते हैं। इन दोनों के पहनावे को देखकर रंगा और बिल्ला को लगता है कि ये दोनों काफ़ी अमीर घराने के हैं और इनसे अच्छी खासी फिरौती मिल जाएगी। उसके बाद जब ये कार चलने लगी तो रंगा ने कार का रास्ता बदल दिया और क्योंकि गीता और संजय पहले भी ऑल इंडिया रेडियो जा चुके थे तो उन्हें पता था कि कार गलत रास्ते पे जा रही है। उसके बाद गीता और संजय ने जब इसका विरोध किया
तो बिल्ला जो कि पीछे बैठा हुआ था उसके पास एक 3 फीट लंबा किरपान था और उसने उसे निकाला और इन दोनों को डराने लगा। ये देखकर गीता और संजय दोनों मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगे। उसके बाद इन लोगों में हाथापाई भी हुई और इस हाथापाई में संजय को चोट भी आ गई और उसकी शर्ट खून से लाल हो गई। मगर फिर भी ये लोग नहीं डरे और मदद के लिए चिल्लाते रहे और रंगा ने कार की स्पीड को बढ़ा दिया। जब ये उन रास्तों से गुजर रहे थे तो वहाँ पर एक आदमी था जिसका नाम था भगवान दास। वो अपने स्कूटर पर बंगला साहिब से नॉर्थ एवेन्यू की तरफ जा रहा था। अचानक उसके बगल से एक कार बड़ी तेज स्पीड में निकलती है और एक लड़की की दबी हुई चीख उसे सुनाई देती है, तो वो उस गाड़ी का पीछा करता है। जब वो गाड़ी आगे रेड लाइट पे जाकर धीमी हुई तो भगवान दास ने उस कार के बगल में जाकर पूछा कि क्यों भाई, क्या हो रहा है। तो संजय ने खिड़की की तरफ मुंह करके अपनी टी शर्ट को दिखाया जो खून से लाल हो चुका था और उस वक्त गीता जो थी वो रंगा के बाल खींच रही थी पीछे से और रंगा एक हाथ से ही ड्राइविंग कर रहा था और दूसरे हाथ से उस पर हमला कर रहा था। ऐसा करते देख कई राहगीरों ने उस कार को रोकने की कोशिश की। एक आदमी तो कार की खिड़की से लटक भी गया था पर वो उसे रोकने में नाकाम रहा और उसके बाद रंगा ने गाड़ी को और तेज भगाया और मंदिर मार्ग और पार्क स्ट्रीट की क्रॉसिंग पर रेड लाइट जंप करके भाग गया। उस मस्टर्ड कलर की फिएट का नंबर था HRK 8930। तो एक आदमी ने 100 नंबर पर दिल्ली पुलिस को कॉल करके बताया कि ऐसे ऐसे एक गाड़ी में 2 लोग हैं और वो 2 बच्चों को जबरदस्ती किडनैप करके ले जा रहे हैं। और ना सिर्फ उस घटना के बारे में बताया बल्कि उस गाड़ी का नंबर भी बता दिया। पर वहां पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई पुलिस को वो नंबर सुनने में। पुलिस ने H की जगह M सुन लिया। गाड़ी का नंबर था HRK 8930 पर पुलिस ने गलती से MRK 8930 सुन लिया। उसके बाद पुलिस ने इस गाड़ी का नंबर वायरलेस पर फ्लैश कर दिया। अब इधर पुलिस MRK ढूंढ रही थी जबकि वो HRK था और ऐसा करते करते अंधेरा भी हो चुका था। उसके बाद रंगा गाड़ी को रिज रोड की तरफ मोड़ देता है। रिज रोड वहीं पे पास में एक इलाका है जो दोनों तरफ जंगलों से घिरा हुआ है। कनॉट प्लेस से जब आप धौला कुआं या पालम एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे तो बीच में ये रास्ता पड़ता है। हालांकि उस रास्ते के पैरेलल और भी 2-3 रास्ते हैं जिन पर हर वक्त ठीक ठाक ट्रैफिक रहता है, मगर ये जो रिज रोड है वो आज भी इतना सुनसान है कि लोगों को वहां जाने में डर लगता है, खासकर रात में। अब उस रोड पे स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लगा दी गई है पर आज से तकरीबन 40-45 साल पहले ये रोड और भी सुनसान हुआ करता था और बहुत ही कम लोग उस तरफ जाया करते थे। तो रंगा गाड़ी को एक सुनसान जगह पे लगाता है, हालांकि वो पूरा रोड ही सुनसान था। उसके बाद बिल्ला गीता और संजय से पूछताछ करता है कि कौन हो, फादर क्या करते हैं, क्योंकि उनका इरादा ही था कि उनको किडनैप कर फिरौती लेना, जिसकी तलाश में वो दोनों सुबह से निकले हुए थे। फिर जब ये दोनों अपने बारे में बताते हैं कि ये दोनों नेवल ऑफिसर के बच्चे हैं तो उन्हें लगता है कि ये इतने अमीर नहीं हैं और इनसे फिरौती नहीं मिल पाएगी। तो रंगा जो था वो बिल्ला से बोलता है कि इन दोनों को उतार देते हैं और किसी और शिकार को ढूंढते हैं, नेवी ऑफिसर के बच्चे हैं, खामखा में फंस जाएंगे। पर बिल्ला जो था वो क्रिमिनल था और थोड़ा गुस्से वाला और अग्रेसिव भी था। रंगा उसे कई बार समझाने की कोशिश करता है पर बिल्ला नहीं मानता। उसे इस बात का गुस्सा था कि इन लोगों की वजह से इतनी परेशानी झेली तो कुछ तो मिलना चाहिए। इस दौरान गीता और संजय बचने के लिए उन दोनों पे फिर से हमला कर देते हैं और फिर गुस्से में ये दोनों भी अपने उस किरपान से गीता और संजय पर हमला करते हैं। पर चूंकि गीता और संजय इस काबिल नहीं थे कि इन दोनों बदमाशों का सामना कर सके और उम्र भी कच्ची, तो आखिर में इस गुत्थम गुत्थी में इन दोनों को कई कट्स लगते हैं उस किरपान से और खून भी निकल जाता है। फिर भी वो लगातार चीख रहे थे मदद के लिए। इस हाथापाई के होने से बिल्ला को और गुस्सा आ गया और वो मन में सोच लेता है कि कुछ न कुछ तो करना है इन दोनों का। उसके बाद रंगा और बिल्ला इन दोनों को बहलाते फुसलाते हैं कि हम तुम्हें छोड़ देंगे। गीता से कहते हैं कि तुम बाहर निकलकर किसी फैमिली वाली कार को हाथ देना, उसके बाद हम उसमें बैठ जाएंगे और तुम लोग चले जाना। ऐसा बोलकर रंगा बिल्ला इन दोनों को शांत करते हैं। उधर धौला कुआं के उस ऑफिसर क्वार्टर में जहां से गीता और संजय शाम 6 बजे से निकले हुए थे, बड़ी ही बेचैनी से 8 बजने का इंतजार हो रहा था, क्योंकि 8 बजे उनकी बेटी गीता का प्रोग्राम आना था और वो बहुत खुश थे। 8 बजने से पहले ही रेडियो का सिग्नल ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी की फ्रीक्वेंसी पे सेट कर दिया जाता है और इंतजार होने लगता है। 8 बजते ही रेडियो पे युवाणी का इन द ग्रुप प्रोग्राम शुरू होता है, पर उन्हें गीता के बजाय किसी और लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, तो उन्हें लगता है कि शायद गलत चैनल लगा दिया। फिर वो दोबारा से चेक करते हैं पर चैनल सही था। फिर वो और इंतज़ार करते हैं कि शायद लास्ट में गीता का परफॉर्मेंस आए, पर पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है मगर गीता की आवाज़ उन्हें सुनाई नहीं देती।
ऐसा देखकर ये लोग थोड़ा घबराते हैं और उनके पिता कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा अपना स्कूटर लेकर करीब 9 बजे के आसपास सीधा संसद मार्ग स्थित आकाशवाणी केंद्र पहुंच जाते हैं। फिर वो रिसेप्शन पे जाकर इन दोनों के बारे में पता करते हैं तो वहाँ पे इन दोनों के नाम की कोई एंट्री ही नहीं थी। अब उनकी बेचैनी और बढ़ जाती है। फिर वो इन द ग्रुप प्रोग्राम के मैनेजर से मिलते हैं और क्योंकि गीता और संजय पहले भी वहाँ आ चुके थे तो वो इन दोनों को अच्छी तरह से पहचानते थे। फिर इनके पिता उनसे गीता और संजय के बारे में पूछते हैं तो वो बताते हैं कि हाँ, आज तो गीता का परफॉर्मेंस था, पर काफ़ी देर इंतजार करने के बाद जब गीता नहीं आई तो हमें मजबूरन किसी और से ये प्रोग्राम करवाना पड़ा क्योंकि ये शो ऑन एयर होना था। उनकी ये बात सुनने के बाद उनके पिता के माथे पर परेशानी की लकीरें और बढ़ जाती है। उसके बाद वो उसी केंद्र से इधर उधर रिश्तेदारों के यहाँ फ़ोन करना शुरू कर देते हैं, पर कोई फ़ायदा नहीं होता। वो अपने घर भी फ़ोन करते हैं कि कहीं दोनों वहाँ पहुँच गए हो, पर वहाँ भी उनका कोई पता नहीं था। उधर कैप्टन चोपड़ा गीता और संजय के बारे में पता करने में लगे हुए थे। इधर बिल्ला इन दोनों को शांत करने के बाद रंगा को आंखों ही आंखों में इशारा करता है और रंगा संजय को अपनी गाड़ी से निकालकर तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर ले जाकर अपने उस 3 फीट लंबे किरपान से संजय पर जानलेवा वार करता है और संजय गिर पड़ता है, पर उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। और क्योंकि वो प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं था और उसने पहले किसी की जान नहीं ली थी तो वो एक वार तो जोश जोश में कर देता है, पर दूसरा वार करने की उसमें हिम्मत नहीं होती। और जिस दौरान वो संजय को गाड़ी से दूर ले जाकर मारता है उस वक्त गाड़ी में बिल्ला गीता के साथ जबरदस्ती करता है और उसका बलात्कार करता है। गीता अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है पर वो नाकाम रहती है। फिर रंगा वापस आता है तो बिल्ला उससे इशारों में पूछता है कि काम हुआ, तो वो भी इशारे में बताता है कि एक वार किया। बिल्ला जो था वो शुरू से ही ऐसे काम करता आ रहा था तो उसे पता था कि एक वार से कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद वो खुद जाता है वहां पर जहां संजय पड़ा था और उस पर कई वार करता है और उसकी मौत हो जाती है। और इस दौरान रंगा गीता के साथ रेप करता है। फिर जब बिल्ला वापस आता है तो गीता को बोलता है कि हम तुम्हारे भाई को वहां छोड़कर आए हैं और अब तुम्हें भी छोड़ देंगे। ये कहकर गीता को अब गाड़ी से बाहर निकाला जाता है और कपड़े वपड़े पहनाने के बाद उसे संजय की लाश के पास ले जाया जाता है। रंगा गीता के दाहिनी तरफ यानी राइट हैंड साइड में चल रहा था और संजय की लाश से कुछ कदम पहले बिल्ला रंगा को इशारा करता है और वो गीता से थोड़ा आगे होकर चलने लगता है। फिर बिल्ला पूरी ताकत लगाकर उस किरपान से गीता की गर्दन पे वार करता है और गीता वहीं गिर जाती है। उसके बाद बिल्ला उस पर कुछ और वार करता है और फिर उसकी भी मौत हो जाती है। फिर वो उसकी लाश को भी वहाँ झाड़ी में फेंक देते हैं। उसके बाद वो उस गाड़ी का नंबर प्लेट बदल देते हैं और अब उस गाड़ी का नंबर हो गया था DH1280 और वहाँ से निकल जाते हैं। रेप के दौरान गीता ने अपने आप को बचाने के लिए बिल्ला के सर पर उसी के किरपान से हमला किया था, जिसकी वजह से काफ़ी गहरा जख्म हो गया था बिल्ला के सर पर। तो वहाँ से निकलकर रात करीब 10:45 पर वो अपने उस जख्म का इलाज कराने वेलिंगटन हॉस्पिटल पहुँचते हैं, जिसे कि अब राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, जो कि बाबा खड़क सिंह रोड पर है। ये उसी एरिया में है और रिज रोड से ज़्यादा दूरी पे नहीं है ये हॉस्पिटल। उसके बाद रंगा बिल्ला उस हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज के लिए पहुंचते हैं तो वहाँ एक पुलिस वाला होता है और अक्सर हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में कोई ना कोई पुलिस वाला जरूर होता है ताकि कोई पुलिस केस आए तो वो उसे हैंडल कर सके और इलाज में देरी ना हो। तो पुलिस वाला उनसे इस चोट के बारे में पूछता है तो वो बोलते हैं कि कालीबाड़ी इलाके में कुछ लुटेरों ने इनकी घड़ी छीन ली और सर पर वार करके भाग गए। उसके बाद बिल्ला की मरहम पट्टी वगैरह होती है। फिर पुलिस उनके साथ उस कालीबाड़ी इलाके में पहुंच जाती है और वो दोनों उस पुलिस वाले को कालीबाड़ी के ऐसे ही किसी जगह पे ले जाकर उल जलूल झूठ बोलकर और गलत रिपोर्ट लिखाकर ये दोनों रात करीब 1:45 पर वहां से निकल जाते हैं। उधर गीता और संजय के पिता को जब इन दोनों के बारे में कुछ पता नहीं चलता तो वो मजबूर होकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और इन दोनों की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस रिपोर्ट लिखती है और इन दोनों को ढूंढने की कोशिश करती है, मगर कोई फायदा नहीं होता और पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता इन दोनों के बारे में। और ऐसा करते करते 26 और 27 अगस्त की रात बीत जाती है। 28 अगस्त 1978 की शाम कुछ चरवाहे अपने जानवरों को उस रिज रोड इलाके के जंगलों में चरा रहे थे तो जो जानवर थे वो सूंघते सूंघते गीता की लाश तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद वो चरवाहा भी उनके पीछे पीछे उस जगह पर पहुंचता है तो गीता की लाश देखकर चौंक जाता है क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत खराब हो चुकी थी और क्योंकि उन पे उस किरपान से कई वार किए गए थे तो पूरा शरीर बहुत ही बुरी हालत में था। उसके बाद वो थोड़ा और इधर उधर देखने की कोशिश करता है तो कुछ कदम दूर उसे एक और लाश मिलती है। फिर वो घबराकर पास की एक जगह जाता है जहाँ पुलिस अक्सर बैठा करती थी
और उनको ये इन्फॉर्मेशन देता है। उसके बाद पुलिस वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि 2 लाशें पड़ी हैं, एक लड़का और एक लड़की, और उनके पास 2 लोगों की मिसिंग रिपोर्ट पहले से ही थी। तो उन्हें अंदाजा हो जाता है कि ये बॉडी उन्हीं मिसिंग बच्चों की है। फिर कैप्टन चोपड़ा को बुलाया जाता है बॉडी की शिनाख्त करने के लिए। वो आने के बाद दोनों की शिनाख्त करते हैं और अब कंफर्म हो जाता है कि ये दोनों बॉडी गीता और संजय की है, जिसे पुलिस पिछले 2 दिनों से दिल्ली के हर कोने, इवन दिल्ली के बाहर भी ढूंढ रही थी। उनकी बॉडी उनके घर से महज 4-5 किलोमीटर दूर मिली। उसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और रिपोर्ट में ये पता चलता है कि गीता के साथ बलात्कार भी हुआ है। ये खबर मीडिया में जैसे ही आती है तो पूरे भारत में आग की तरह फैल जाती है। पूरे हिंदुस्तान ने पहली बार इस तरह की कोई दिल दहला देने वाली खबर सुनी थी कि कोई कैसे 2 मासूम बच्चों के साथ पहले जाति, फिर बलात्कार और फिर मर्डर कर सकता है। उसके बाद इनके पिता भी मीडिया के सामने आते हैं और अगले दिन इन दोनों बच्चों की तस्वीरों के साथ ये सारी खबरें छपती हैं। इनकी तस्वीर देखकर कई लोग सामने आते हैं और ये वही लोग थे जिन्होंने गोल मार्केट के आसपास इन बच्चों को उस कार में देखा था और मदद करने के लिए सामने आए थे। और ये लोग कहते हैं कि हमने इन दोनों अपराधियों को देखा है और हम इनको पहचानते हैं। फिर इन लोगों के जरिए स्केच आर्टिस्ट से रंगा बिल्ला का स्केच बनवाया जाता है और इन पे इनाम रखकर इनके पोस्टर हर जगह और न्यूज़पेपर में भी छपवा दिए जाते हैं। उसके बाद जब धीरे धीरे और खबरें मीडिया के थ्रू आती है तो लोगों के अंदर का गुस्सा और फूटता है और वो लोग सड़कों पे उतर जाते हैं और इनकी गिरफ्तारी के लिए सरकार और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगते हैं। जीसस एंड मैरी कॉलेज की लड़कियां प्रदर्शन करने वोट क्लब पहुंच जाती है और जब अटल बिहारी वाजपेयी उन्हें शांत करने वहां पहुंचे, जो कि उस वक्त की सरकार में विदेश मंत्री थे, तो वो प्रदर्शन हिंसक हो गया और उन लड़कियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी और एक पत्थर वाजपेयी जी के सीधा सर पे जाकर लगा और उनका कुर्ता खून से लाल हो गया। और अगले दिन वाजपेयी जी सर पर पट्टी बांधे संसद पहुंचे। लोगों के गुस्से को देखते हुए उस वक्त के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को खुद इस केस में दखल देना पड़ा। आपने बहुत ही कम ऐसा देखा होगा कि देश का प्रधानमंत्री किसी आम इंसान के घर जाता हो, मगर इस केस के दौरान मोरारजी देसाई खुद कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा के घर जाते हैं और उनको सांत्वना देते हैं। मगर जिसने अपने दोनों बच्चों को एक ही झटके में खो दिया हो, वो इतनी जल्दी कैसे शांत हो सकता है। उसके बाद प्रधानमंत्री खुद पुलिस को इन अपराधियों को जल्दी से जल्दी पकड़ने की हिदायत देते हैं और फिर कई सौ पुलिसकर्मी रंगा और बिल्ला को ढूंढने में लग जाते हैं और उन्हें ढूंढते ढूंढते करीब 10 दिन हो जाते हैं, मगर दोनों का कोई सुराग नहीं मिलता। मुझे लगता है कि अगर मैंने आपको आगे और कहानी सुनाई तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग भी शायद बोर हो जाएंगे। तो आज की कहानी में बस इतना ही। इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले पार्ट में सुनाऊंगा। अगले पार्ट में मैं आपको इन दोनों के पकड़े जाने से लेकर फांसी तक का सफ़र बयां करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी और आप लोग बड़ी बेसब्री से अगले पार्ट का इंतजार करेंगे। तो नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको आगे की कहानी सुनने में कितना इंटरेस्ट है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही मैं अगला पार्ट डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मैं आपसे मिलूंगा इस कहानी के पार्ट 2 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।